Hello students, this video is about reflection of light. So reflection of light is basically a phenomena of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object, which means that अगर हमारे पास एक AB ऑब्जेक्ट है या AB हमारे पास एक सरफेस है और AB सरफेस की एक साइड को हमने पॉलिश्ड किया हुआ है किसी भी पेंट से या और दूसरी साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग है, तो जब सन से लाइट रेज उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल होगी, सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी, देन दैट लाइट इज नोन एज इंसिडेंट लाइट. एंड जिस पॉइंट के ऊपर वो इंसिडेंट लाइट हमारी फॉल हो रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. सो दिस पॉइंट हेयर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ऑलवेज इंसिडेंट लाइट प्लेन के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है और उस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल. सो नॉर्मल इज नॉट अ रे. नॉर्मल कोई रे नहीं है, इट्स सिंपली ए परपेंडिकुलर जो कि प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया जाता है. अगर ये प्लेन इस तरीके से रखा होता तब इसके ऊपर नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ होता. अगर ये प्लेन इस तरीके से रखा होगा तब इसके ऊपर हम नॉर्मल इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. सो नॉर्मल इज नॉट अ रे, it always drawn on a surface perpendicular to that, and after striking that point the incident light reflect back, bounce back हो जाती है. लेकिन इसका जो मीडियम होता है वो मीडियम सेम रहता है, क्योंकि एक तरफ सरफेस के पॉलिश्ड होने की वजह से ये लाइट रे इस मीडियम को पास आउट नहीं कर पाती, इस मीडियम में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से वो उसी मीडियम में टकरा के वापस हो जाती है. सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट सेम मीडियम के अंदर होना, एक सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होने के बाद और सरफेस की एक साइड पॉलिश्ड हो और एक साइड रिफ्लेक्टिंग, दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So reflection of light is further categorized into two categories, that is regular reflection and another one is irregular reflection, जिसको हम diffused reflection भी बोलते हैं. सो रेगुलर रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स वो होता है जिसके अंदर हमारे पास सरफेस प्लेन हो. जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, इसमें जो MN सरफेस है वो हमारे पास प्लेन सरफेस है, जिसकी वजह से जब इंसिडेंट लाइट उस सरफेस के ऊपर फॉल करती है एंड आफ्टर ड्रॉ नॉर्मल इट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम एंड सेम वे में पैरेलली जब और भी हमारे पास इंसिडेंट लाइट फॉल करती है इसके ऊपर, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हमें मिलती हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. सो कंडीशन फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन इज दैट कि सरफेस हमारे पास प्लेन होनी चाहिए. एंड फॉर इरेगुलर रिफ्लेक्शन और वी कैन से दैट डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के केस में हम देख सकते हैं जो हमारे पास सरफेस है वो इरेगुलर है इन दिस वे, जिसकी वजह से जो हमारे पास इंसिडेंट रे है वो इसके ऊपर इंसिडेंट होने के बाद, इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट तो होगी, लेकिन जो हमें रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी. जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो वेरी करेगा एवरी रेज के अंदर, अगर हम देखें तो एज कम्पेयर टू रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसके अंदर सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें मिलता बाकी रेज के लिए. सो फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन सरफेस मस्ट बी प्लेन एंड फॉर इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास सरफेस कैसी होती है, इरेगुलर सरफेस और डिफ्यूज सरफेस. और वी कैन डिफाइन इट इन अ definition that when the reflecting surface is smooth हो and well polished हो, then the parallel rays falling on it are reflected parallel to one another, that is the reflected light goes in one particular direction, एक ही particular direction में जा रही है, जिसको हम कह सकते हैं this is regular reflection. रादर देन इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में अगर हम जाने तो व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, इस तरीके की अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, रफ हो, तो जो पैरेलल रेज होंगी जो फॉल कर रही हैं, इंसिडेंट कर रही हैं इस सरफेस के ऊपर ऑन इट एंड रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी ड्यू टू दैट इरेगुलर सरफेस. सो सच अ रिफ्लेक्शन इज नोन एज अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और वी कैन से दैट इरेगुलर रिफ्लेक्शन. So after knowing the basic phenomena of reflection, we have to know the laws of reflection. Reflection के दो laws हैं and first law कहता है reflection का, जैसे कि पहले आपने डायग्राम
समझ ही लिया है। आई अगेन एक्सप्लेन दैट ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है जिसको एक साइड पॉलिश किया हुआ है, एक तरफ उसकी सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। जब इस प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट रे फॉल कर रही है विच वी कॉल्ड इंसिडेंट रे, नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इस प्लेन के ऊपर और ऑलवेज इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। कभी भी एंगल प्लेन के साथ नहीं बनेगा, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ ही ड्रॉ होगा। एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द रे, जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमेशा नॉर्मल के साथ ही ड्रॉ होगा, कभी भी प्लेन के साथ नहीं बनेगा। सो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ ड्रॉ होता है विद द इंसिडेंट लाइट और विद द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। कभी भी मिरर के साथ या प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ हम एंगल नहीं ड्रॉ करते। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दैट कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल, नॉर्मल के साथ रे नहीं लगाया क्योंकि नॉर्मल इज नॉट अ रे, इट इज अ परपेंडिकुलर विच ड्रॉन ऑन अ दैट सरफेस। एक ही पॉइंट पे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट दैट इज ओ, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मिल रही हैं और एक ही प्लेन के ऊपर ये लाई कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास 45 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपके पास 45 डिग्री ही होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो विच वी डिनोटेड एज एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। इट मीन्स दैट जितना एंगल आई होगा, लेट वी कंसीडर 60 डिग्री, देन उतना ही एंगल आर होगा दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री। नाउ एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि इफ़ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर, अगर हमारे पास ये मिरर है mn और कोई भी रे ऑफ लाइट इसके ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ये इंसिडेंट ये हमारे पास प्लेन है तो लाइट इंसिडेंट इस तरीके से हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास लाइट इस तरीके से होती है, परपेंडिकुलर फॉल होती है, तब तो नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे बनेगा और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पॉइंट से जाएगी। तो इट मीन्स दैट कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो मीन्स दोनों ही केस में एंगल क्या हो गया, ज़ीरो। इट मीन्स दैट ये इंसिडेंट रे थी, यही नॉर्मल हो गई क्योंकि नॉर्मल mn के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे ही बनेगा और उसी पाथ से लाइट रिट्रेस कर गई अपने पाथ को। सो एंगल इस केस में हमारे पास 0 डिग्री होगा। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें प्लेन मिरर के केस में तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है कि राइट सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। सो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर इज इट ऑलवेज फॉर्म रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा ये वर्चुअल इमेज बनाता है। मीन्स अगर आपके पास ये प्लेन मिरर है, आप इसके सामने एक रियल ऑब्जेक्ट, आपने कैंडल को रख दिया जो कि आप देख पा रहे हो, तो इट इज़ अ रियल ऑब्जेक्ट। इस कैंडल की जो इमेज बनेगी वो इसके बिहाइंड बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल इमेज जिसको हम देख नहीं सकते, जो कि हमें सीन नहीं हो, हम मान ले कि कहीं इमेज बनी होगी लेकिन हम उसको अपनी आईज से नहीं देख पाते, दैट टाइप ऑफ इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। एंड अगर इमेज हम देख पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप थिएटर्स में जाते हो तब प्रोजेक्टर की हेल्प से मूवीज़ आपको सामने प्रोजेक्ट होती है, आप उस मूवी को देख सकते हो। तो वो जो प्रोजेक्टर होता है वो तो आपके लिए ऑब्जेक्ट हो गया और मूवी आपको दिखाई दे रही है तो वो आपके लिए इमेज हो गई। इट मीन्स रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज, अगर आपको इमेज शो ना हो अपनी आई से, आप मानो कि बनी होगी, दैट इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। जहाँ पे भी वर्ड रियल आएगा उसके साथ ऑलवेज इन्वर्टेड लगेगा इन केस ऑफ मिरर्स। एंड जहाँ पे भी वर्चुअल वर्ड आएगा वहाँ पे इरेक्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्वर्टेड इमेज मिलती है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा इरेक्ट इमेज मिलती है। इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधी इमेज। तो वर्चुअल बनाती है प्लेन मिरर, वर्चुअल इमेज बनाता है, सो इसकी इमेज कैसी होगी, सीधी होगी, इरेक्ट होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द साइज ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज एज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
जो कि प्लेन मिरर में साइज़ आप ऑब्जेक्ट का देखते हो, इमेज का साइज़ भी बिल्कुल सेम होता है। फॉर एग्जांपल, आप जब सुबह मिरर के सामने खड़े होते हो तो अपना जो साइज़ है, अपने फेस का, हेल्थ जो हमारी होती है, वो एज इट इज़ हमें मिरर में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही इमेज का साइज़ शो करता है प्लेन मिरर। Next property is the image formed in a plane mirror is as far as behind the mirror as the object is in front of the mirror. Means अगर आप एक प्लेन मिरर के सामने अगर 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो तो इस केस में जो इमेज हमारे पास बनेगी तो इमेज डिस्टेंस भी हमारे पास कितना होगा, वो भी 50 सेंटीमीटर का ही होगा। ऐसा नहीं होता कि 50 सेंटीमीटर पे आप खड़े हो तो इमेज आपकी 40 सेंटीमीटर पे बनती है। अगर इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे अगली वीडियो में, दोनों ही बराबर होंगे। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होता है, इमेज डिस्टेंस ज़्यादा होता है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, इमेज डिस्टेंस कम होता है, उस केस में साइज़ वेरी करता है। लेकिन साइज़ प्लेन मिरर हमें सेम देता है, बिल्कुल सेम साइज़ जैसा कि ऑब्जेक्ट का होता है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है, अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं और हमने अपना राइट हैंड पुटअप किया है तो हमें उस मिरर के अंदर हमारा लेफ्ट हैंड पुटअप किया हुआ दिखाई देगा, मतलब लेटरली इन्वर्टेड। इमेज हमें उल्टी मिलती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये ABCD इस तरीके से लिखे हुए हैं और इसके सामने अगर हम मिरर को रख देते हैं तो मिरर के अंदर हमें जो ABCD है वो अल्फ़ाबेट्स हमें इस तरीके से नज़र आएंगे, बिल्कुल उल्टे अपोजिट। सो दीज आर द 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन।